हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 12/10/2018 के सेकेंड शिफ्ट में। इससे पहले 19 सेट दिया जा चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख लें ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। यह सेट नंबर 20 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो कौन अधिक कार्य कर सकता है? एक उठा हुआ हथौड़ा, एक घूमता हुआ पहिया और तेज से आता हुआ पत्थर और एक चली हुई गोली। तो इन तीनों की अपेक्षा एक चली हुई गोली में अधिक कार्य होगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? तो द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या होता है? वो होता है ए से सूचित किया जाता है द्रव्यमान संख्या को, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित किया जाता है और परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है और प्रोटॉन की संख्या को पी से और न्यूट्रॉन की संख्या को एन से सूचित किया जाता है। प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की जो परमाणु संख्या बराबर होता है क्या? प्रोटॉन की संख्या। और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। वही क्या होता है? वो द्रव्यमान संख्या होता है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो वो कौन सा है? वो राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, वो है दूरी। ऑप्शन डी ये करेक्ट हो जाएगा। तब दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। त्वरण ऋणात्मक हो सकता है, तो इसे क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। विस्थापन ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधा के बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो कौन पौधा का बाह्य त्वचा का कार्य नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण करना पौधे के बाह्य त्वचा का कार्य नहीं होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है देख लेते हैं। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, यह सही है। अपचयन क्रिया के दौरान क्या होता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। ऑप्शन बी देखते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटोनों की क्षति होती है, यह नहीं सही है। और अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन उत्सर्जित होता है, यह भी गलत है। और अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है, यह भी गलत है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन ए, ये सही है। क्योंकि अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में क्या उत्सर्जित होता है? तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो कौन विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश में इंग्लैंड की रानी भारत की महारानी घोषित हुई। कब इंग्लैंड की रानी कौन सी ईस्वी में घोषित की गई थी? तो 1887 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। समुद्र जल में ध्वनि की चाल कितना दिया गया है? तो 1531 मीटर पर सेकेंड होता है, यह सही है। समुद्र जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। हवा में ध्वनि की चाल 46 मीटर पर सेकेंड होती है, यह गलत है। हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। केवल ए क्या है? सत्य है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाला समूह को कहा जाता है। तो जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को हाइड्रोफिलिक कहते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो की टीका की खोज की थी? तो पोलियो की टीका की खोज जोनास एडवर्ड साल्क ने किया था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक आता है पोलियो की टीका, एक हो गया कौन? चेचक की टीका। चेचक की टीका की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेन ने किया था, याद रखिएगा। चेचक की टीका की खोज किसने? एडवर्ड जेन ने किया था।
एडवर्ड जेन ने किया था चेचक के टीके की खोज। याद रखिएगा, चेचक के टीका की खोज किसने किया? एडवर्ड जेन ने किया। पोलियो के टीका की खोज जोनास एडवर्ड साल्क ने किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल होगा। तो बल किसे कहते हैं? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मास और एक्सेलरेशन। इसे मास को, द्रव्यमान को एम से सूचित किया जाता है और एक्सेलरेशन यानी त्वरण को ए से सूचित किया जाता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और पूछा जाए कि बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो हो जाएगा न्यूटन। और पूछा जाए बल का सीजीएस मात्रा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डाइन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन में डैश शामिल होता है। तो क्या शामिल होता है? लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंग का एक जनन शामिल होता है। क्या होता है लैंगिक प्रजनन में? विपरीत लिंग का एक जनक शामिल होता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पी इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे पी से सूचित किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी। पी बराबर होता है mgh। इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, याद रखिएगा फॉर्मूला। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 150 kg के द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड 16 मीटर पर सेकेंड की वेग से त्वरित होता है, तो त्वरण ज्ञात करें। तो त्वरण क्या क्या, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है क्या क्या दिया गया, क्या पूछा गया है। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। दिया गया है m कितना दिया गया है? m दिया गया है 150। और t कितना दिया गया है? t दिया गया है 5 सेकेंड। और v2 कितना दिया गया है? इसे v1 मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं? v2 मान लेते हैं। तो v2 कितना दिया गया है? तो v2 दिया गया है 16 दिया गया है। और v1 कितना दिया गया है? v1 दिया गया है 6 दिया गया है। तो एक्सेलरेशन ए बराबर होता है v2 माइनस v1 बटे t। तो v2 कितना है? तो 16 है, तो 16 रख देंगे। माइनस v1 कितना है? 6 है, 6 रख देंगे। और t कितना है? 5 है। तब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10। 10 से 5 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 क्या आ जाएगा? 2 क्या आ जाएगा? इसका यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए देख लेते हैं कौन है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी देखते हैं, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक विकल्प को चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो कौन सत्य नहीं है? चलिए देख लेते हैं। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग वयस्क व्यक्ति में लगभग 6 से 8 लीटर रक्त होता है। ये तो सही है, 6 से 8 लीटर रक्त होता है मनुष्य के शरीर में। और मानव लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी देखते हैं, रक्त लाल एक संयोजी ऊतक होता है, ये भी सही है। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। यह शरीर के भाग का लगभग 17 से 185% होता है, यह गलत है। यह शरीर के भाग का कितना होता है? 7% होता है, याद रखिएगा। इसलिए हमारा करेक्ट हो जाएगा डी, क्योंकि पूछा गया था इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन है जो कि सत्य नहीं थे, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार सुधार किसने किया? तो किसने किया था? फातिमा रमाबाई ने किया था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या को डैश में मापा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिछुआ के पौधे की नोकदार पत्तियां में डैश होने के कारण
उसके चुभने पर जलनयुक्त दर्द होता है। तो क्या रहता है, बिछुआ के पौधे में नोकीदार पत्तियां में मेथनोइक एसिड रहता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा। तो हथेली पर ऐसा कौन सा तत्व है जो रखने पर शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से वो पिघल जाएगा, वो है गैलियम और सीजियम। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। गैलियम और सीजियम शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से, शरीर के टेम्परेचर जितना होता है वो उतना ही पर क्या होता है, पिघल जाता है। शरीर का टेम्परेचर अगर पूछा जाए सेल्सियस में कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और पूछा जाए कि केल्विन में कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा गया है। तो हाइड्रोजन और हीलियम को कहाँ रखा गया है, पहले आवर्त में रखा गया है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से आवर्त है जिसमें केवल गैस है। तो ऐसा कौन सा आवर्त हो जाएगा, तो पहले आवर्त है जिसमें केवल गैस है, वो भी कौन कौन है, दो ही ऐसे तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यह बनेगा V बराबर आई आर। तो क्या कर रहा है, प्रतिरोध को, तो R बराबर क्या आ जाएगा, I बाई V आ जाएगा। V बराबर क्या होगा, आई आर हो जाएगा। तो R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा V बाई आई, सॉरी V बराबर होता है उनके नियम अनुसार I इंटू आर। तो I इंटू आर बराबर हो जाएगा V। तो R बराबर क्या आ जाएगा, V बटे आई आ जाएगा। तो यह क्या कर रहा है, यदि तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को भी क्या कर रहा है, दुगुना कर रहा है। तो प्रतिरोध, जब हम जान रहे हैं कि प्रतिरोध है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, करेंट का, तो यह दुगुना होगा तो क्या हो जाएगा, यह हाफ गुना हो जाएगा। यह दुगुना तक ये कितना हो जाएगा, यह हाफ गुना हो जाएगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आधा। तो देख लेते हैं कौन है। तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, यह नहीं होगा। प्रतिरोध अप्रभावित रहेगा, ये भी नहीं होगा। और प्रतिरोध आधा हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, करंट जब दुगना करेंगे तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर डैश से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, हरी के बांध से निकलती है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 6 ओम प्रतिरोध वाले तार को दुगना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए चलिए देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले हमें तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए तभी बनेगा। तो देख लेते हैं। R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए होता है, ठीक है। R क्या है, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। और रो तो रो ही है, और एल बाई ए हो जाएगा। जब इसे रो को हम इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो 6 रो बराबर एल बाई क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या है, ए। तो अब नया प्रतिरोध कर रहा है, जब लंबाई को क्या कर रहा है, ये कोई तार है, इसकी लंबाई को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो क्या हो जाएगा, इसकी एरिया कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। पहले कितना था इसकी लंबाई, ये पहले के तार के बना रहे हैं। पहले की तार की लंबाई एल था और एरिया क्या था, ए था। अब नया तार को प्रतिरोध कर रहा है कि दुगना कर दिया जाए। दुगना करेगा तो इस यहाँ से मोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और एरिया क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो नया प्रतिरोध क्या मान लेते हैं, आर डैश मान लेते हैं। आर डैश बराबर हो जाएगा रो इंटू एल डैश बटे ए डैश। तो आर डैश रो, तो आर डैश बराबर रो तो रो ही रहेगा। एल का मान कितना, हाफ दिया गया है, हाफ दिया गया है। और क्या है, ए का मान कितना है, 2a है, 2 गुना हो गया है।
कितना है 2a है 2a है, यहाँ चलिए देखते हैं, जगह नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो आर डैश बराबर हो जाएगा कथी रो इंटू एल बाई क्या आ जाएगा 4a आ जाएगा। अब यहाँ आर डैश बराबर रो एल का मान, यहाँ देखिए एल का मान कितना निकला था, एल बाई ए का मान है तो ज़्यादा 6/रो, तो यहाँ लिखेंगे रो बटे 4 के क्या लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं रो बटे 4 इंटू एल बाई ए बचा, एल बाई ए का मान कितना दिया गया है, तो 6 बाई पहले हिसाब से 6 बाई रो है, तो रो से रो खत्म, 2 से 2 2 दूना 4 3 मरतबे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/3। जब 2/3 को सॉरी क्या था 3/2 था, जब इसे भाग करेंगे तो क्या मरतबे आएगा, 1 मरतबे आएगा, तो बच जाएगा 1 0, 1 बचेगा तो फिर पॉइंट दिए तो 0 आएगा, तो फिर 10 5 मरतबे कट जाएगा, 5 गुना 10, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5 क्या प्रतिरोध के ऐसा मात्रा ओम होता है, तो नया प्रतिरोध कितना है 1.5 ओम आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन है, ऑप्शन सी देखते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील डैश है में मणिपुर में स्थित है। कह रहा है उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील डैश है जो मणिपुर में स्थित है, तो मणिपुर में कौन सा झील है, तो वह है लोकटक झील, ऑप्शन डी इजे हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे में डैश नामक उत्तक के कारण लचीलापन आता है, तो किसके कारण आता है, तो कैलेनकाइमा के कारण आता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिफ्ट में एक व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट क्या ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है इक्तादारी, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाए। इक्तादारी पता किसने लाया था, तो इल्तुतमिश ने लाया था, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुल और बियर शब्द डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है, शेयर बाजार से बुल और बियर शब्द संबंधित है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, तो जूल में इसकी ऊर्जा कितनी होगी, तो 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के, और जैसा कि हम जानते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो जब हम 200 गुने 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100 करेंगे तो 2 ही सौ आएगा, 200 इंटू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 के स्क्वायर लिख सकते हैं 100 को, इंटू 3.6 इंटू 10 के पावर 6। जब इसे हम गुना कर, ये देखिए यहाँ 10 के पावर क्या है 6 है और 10 के पावर 2 है, आधार सेम है तो पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 2 इंटू 3.6 इंटू क्या आ जाएगा 8 2 10 और 6 था 10, तो 10 के पावर क्या आ जाएगा 8 आएगा, 6 2 8, तो गुना करेंगे 3 दशमलव कितना में 2 इंटू 3.6 इंटू 10 के पावर क्या है 10 है यहाँ 10 के पावर 8 है 8 जूल, तो इसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 दूना आ जाएगा 12, 3 दूना 6 1 7, यानी कि क्या आ जाएगा 7.2 इंटू 10 के पावर 8 जूल, तो 7.2 इंटू 10 के पावर 8 जूल देख लेते हैं कौन सा है, तो देख लेते हैं 7.2 गुने ये तो 6 है नहीं होगा, 7.2 इंटू 10 के पावर 8 जूल, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम की मात्रा, 320 ग्राम में 36 लवण है। कह रहा 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता कितनी होगी? तो बिलियन बराबर क्या होता है? बिलियन बराबर होता है बिले प्लस विलायक। क्या होता है? बिले प्लस विलायक होता है। तो बिले कितना दिया गया है? बिले 320 और बिलियन बराबर प्लस है और 36 जब जोड़ते हैं प्लस 36 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 3 2 5 356 आ जाएगा। तो 356 क्या आ गया? बिलियन आ गया। याद रखिएगा 356 क्या है? बिलियन। बिलियन क्या आ गया? 356 आ गया। यहाँ पूछ रहा है बिलियन की सांद्रता। तो बिलियन की सांद्रता बराबर होता है सांद्रता बराबर क्या होता है? बिलियन की सांद्रता बराबर होता है बिले बटे विलायक इंटू 100। क्या होता है? तो होता है बिले बटे बिलियन, बिले बटे बिलियन इंटू 100 होता है। क्या होता है? बिले बटे बिलियन, या क्या है? बिलियन है बटे 100 होता है। तो बिले कितना दिया गया है? तो बिले तो दिया गया है 36। कितना दिया गया है? तो 36 दिया गया है इंटू कितना है? 100 है बटे कितना आ जाएगा? बिलियन कितना निकाले हैं? बिलियन निकाले 356। जब इसे भाग करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, वो आएगा 10.11%। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखते हैं तो 10.11% हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हम जब